हेलो, नाइन्थ साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा है 1 और उसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। हम इसी विषय में जानकारी कर रहे हैं और आप पदार्थ के विषय में पिछले टॉपिक में बहुत अच्छे ढंग से सीख चुके हैं कि पदार्थ कैसे बना है। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है और उसके बाद हम सीखे थे पदार्थ के अवलक्षणिक गुण। ठीक है, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है, वो निरंतर गतिशील है, उनके बीच में एक दूसरे में आकर्षण बल लगता है। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हम सीख चुके हैं। तो आज का टॉपिक है पदार्थ हमें दिखाई देता है, वो किन किन अवस्थाओं में दिखाई देता है। देखिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आने वाला क्वेश्चन है, हर हालत में हर बार आता है और छोटे छोटे क्वेश्चन भी इससे आते हैं, वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे, मैं आपसे ये वादा करता हूँ। ठीक है, तो आज हम देखें कि हमें जो पदार्थ दिखाई देते हैं, चाहे वो दरवाज़ा हो, चाहे दीवार हो, चाहे कुर्सी हो, मेज हो, गिलास हो या ताला हो, ये सब चीज़ें कैसी दिखाई देती हैं? ठोस चीज़ दिखाई देती हैं। या फिर कुछ चीज़ें हमें ऐसी दिखाई देती हैं जैसे पानी है, शहद है, दूध है या तेल है, ये सब लिक्विड है, द्रव है। या फिर गैस के रूप में हमें चीज़ें दिखाई देती हैं, इसके अलावा तो और चीज़ हमें दिखाई देती नहीं है। ठीक है नहीं? तो आज हम सीखेंगे कि उनके अंतर को हम देखेंगे कि ठोस क्यों ठोस है और फिर द्रव और फिर गैसों में क्या क्या अंतर है, उनके कणों में क्या क्या अंतर है, ये वाली बात हम सीखने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है पदार्थ की अवस्था। पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं फिलहाल यहाँ पर, ठोस, द्रव, गैस की तुलना। तो हम तुलना के हिसाब से मैंने यहाँ पर आपको फिगर भी बना दिए। फिगर 3 फिगर बनाए हैं और तीनों फिगरों, ये ठोस के लिए बनाया है, ये द्रव के लिए बनाया है और ये गैस के लिए बनाया है। बिल्कुल इसी तरह से आप भी बना लीजिएगा अपनी नोटबुक पे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठोस को सॉलिड, और मैंने यहाँ आकार और आयतन बताया है। आकार और आयतन इसका कैसा होगा, आकार और आयतन इसका कैसा होगा। ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, मैंने यहाँ निश्चित लिखा है, तो जो ठोस होते हैं वो होते कैसे हैं? दबते तो है नहीं भाई। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आएगा कि उसका आकार कैसा होता है। देखिए, हम ये पत्थर ले रहे हैं, ठीक है, अगर ये पत्थर रखा है तो रखा ही रहेगा, इसका आकार तो भाई 4 साल तक 10 साल तक तो बदलने वाला है नहीं, है ये दबता तो है नहीं। ठीक है, तो आयतन और आकार इसके निश्चित होते हैं, आकार बदलता नहीं है। और इसके जो अणु हैं, जो कण हैं, बहुत पास पास में सटे सटे कण हैं, बिल्कुल सटे हुए, क्रम से व्यवस्थित हैं। तो ये हमने ठोस की संरचना बनाई, कण कुछ इस तरह से उसके दिखाई देंगे। उसी तरह से द्रव की बात कर रहे हैं, लिक्विड की, तो लिक्विड के जो कण हैं वो थोड़े थोड़े दूर दूर होंगे, किसकी? ठोस की अपेक्षा थोड़े से दूर है, समझ रहे हैं? तो इसके थोड़े थोड़े कण क्या हैं? दूर हैं। और आकार और आयतन उसका कैसा होगा मैं अभी बता रहा हूँ। उसी तरह से यहाँ कण को यहाँ पर देखें, गैस में, यहाँ मैंने गैस का चित्र बनाया, ये गैस का कण का देखें, तो ये कण जो है उसके दूर दूर हैं, अणु उसके कैसे हैं? दूर दूर हैं। अब यहाँ पर ये चीज़ें दूर दूर हैं, यहाँ पास में है और बहुत ज़्यादा पास में सटे हुए हैं। एक कण से दूसरे कण के बीच की दूरी बिल्कुल नहीं है, ऐसा मान के चलो। यहाँ दूरी है और यहाँ दूरी बहुत दूर दूर है कण। उसी सिस्टम को लेकर के हम अपनी बात को यहाँ रख रहे हैं। देखिए, आकार कैसा होगा इसका? निश्चित होगा, इसका आकार बदलने वाला नहीं होगा, फिक्स होगा इसका आकार। देखो, चाहे लकड़ी हो, चाहे लोहा हो, चाहे ये देखो सरिया हो, इसके आकार क्या कभी बदल सकते हैं? और ना ही इनके फिर आयतन बदलेंगे, इनके आयतन भी नहीं बदलने वाले हैं। तो इनके आकार भी फिक्स होगा और आयतन भी फिक्स होगा, ये ध्यान रखेंगे आप। किसका? ठोस का आकार निश्चित होगा, आयतन भी निश्चित होगा। अब हम आते हैं इनके एग्जाम्पल पर। कौन कौन से एग्जाम्पल हैं आप जानते हो? देखो, ईंट है, पत्थर है, लोहा है, बर्फ है, लकड़ी है, इनके आयतन नहीं बदलेंगे, इनका आकार भी वही रहेगा, बदलेगा नहीं। भाई ईंट है, ईंट को हम छोड़ दें ही रख करके, तो ईंट तो वैसी की वैसी रहेगी 10 साल तक, 20 साल तक, बिल्कुल नहीं बदलने वाली। ठीक है नहीं? समझ रहे हैं ना? मेरे पास पेन है, ये पेन को रख के जाऊं, क्या कल को ये बदल जाएगा? इसका आकार नहीं बदलेगा, समझ रहे हैं? अब आते हैं हम द्रव पर। द्रव का आकार बदल जाएगा लेकिन आयतन नहीं बदलेगा।
द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है, ठीक है, परंतु आयतन निश्चित होता है। कैसे करके आयतन निश्चित होता है, इस बात को भी हम देख लेते हैं। देखिए मेरे पास ये है पानी, और पानी को मैं आकार के हिसाब से चेंज करके दिखाऊंगा आपको। देखो ये गिलास में मैं पानी कर रहा हूँ, इस समय बोतल में पानी है तो थोड़ा सा मैं गिलास में पानी कर रहा हूँ, तो अब ये पानी मुझे कैसा नज़र आ रहा है, गिलास के जैसा आ रहा है नज़र। तो इसका 100 ml पानी होगा इस समय। अगर 100 ml पानी को हम एक टेस्ट ट्यूब में डाल लें तो इसका आकार कैसा हो जाना चाहिए, इसका आकार इस समय हो जाएगा अब किसका, टेस्ट ट्यूब की जैसा आकार हो गया। समझ में आ गई। लेकिन पानी उतना ही है, पानी मेरे पास वही है, पानी चेंज नहीं हुआ है। अगर इसी पानी को हम किसी और चीज़ में भरना चाहें तो इसका आकार बदला, पहला आकार कांच गिलास में जैसा था, अब आकार बदल गया, और इसी को हम पानी उतना ही है, पानी को हम अब एक शीशी में डाल रहे हैं तो उसका आकार कैसा हो गया, अब देखो इसके शीशी के जैसा हो गया, ठीक है, इस बोतल के जैसा हो गया। समझ रहे। तो आकार बदलते हैं लेकिन पानी वही है, पानी नहीं बदला। पानी का जो माप है कितनी, 100 ml है, तो 100 ml ही रहा है, वो नहीं बदला है। इसका मतलब आकार निश्चित नहीं है, आयतन उसका निश्चित है। क्लियर। वो क्या कहलाते हैं, द्रव कहलाते हैं। ठीक। जिनके आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होते हैं वो द्रव कहलाते हैं। जिनका आकार तथा आयतन निश्चित होता है वो ठोस कहलाते हैं, जैसे लकड़ी, लोहा, पत्थर, बर्फ आदि। ठीक है, ऐसा हम कह सकते हैं। और जिनके आकार अनिश्चित होते हैं, फिक्स नहीं होते हैं, परंतु वॉल्यूम अर्थात आयतन फिक्स होता है, निश्चित होता है, उसे हम द्रव कहते हैं। द्रव के उदाहरण आप बता सकते हैं, पानी, तेल, दूध, शहद, आपको भी बहुत सारे याद आ रहे होंगे, बता सकते हैं। ठीक है। अब आते हैं हम गैस की तरफ। गैस की हालत तो बहुत ख़राब है भाई। गैस के अणु दूर दूर होते हैं, तो ना तो इसके आकार निश्चित हैं और ना ही इसका आकार आयतन निश्चित है, ना ही इसके आकार निश्चित है। मतलब दोनों चीज़ फिक्स नहीं है। ये जिस बर्तन में भरे जाते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। आप देख रहे हो ना, जो हम एलपीजी, जो 14 किलो का एलपीजी होता है, उसको रसोई में जब समाप्त होने वाली होती है गैस, तब भी वो 14 किलो वाले सिलेंडर में ही रहता है वो, और अगर वो 2 लीटर गैस है तब भी वहीं रहेगा। मतलब पूरे के पूरे आयतन को घेर करके चलती है। ये जिस बर्तन में भरे जाएंगे उसी का पूरा आयतन ग्रहण कर लेते हैं। समझ में आ गई बात, नहीं आ रही? तो इनके ना तो आकार निश्चित है, ना ही आयतन निश्चित है। जैसे वायु, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अन्य गैसें भी हो सकती हैं, भाप वगैरह सब। ये इसके साथ आपको आइडिया लग ही गया होगा कि मैं क्या बात कहना चाह रहा हूँ। ठीक है। तो इनके अणु दूर दूर होते हैं, तो ना तो इनका आकार निश्चित होता है, ना ही इनका आयतन निश्चित होता है। क्लियर। अब बात आ रही है, देखो बहुत जल्दी आपको याद हो गया, ऐसी कौन सी अवस्था है, ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसका ना आकार निश्चित है ना आयतन निश्चित है, तो उसे हम गैस कहते हैं। जिसका आकार निश्चित है नहीं है और आयतन निश्चित है उसे हम द्रव कहते हैं, और जिसकी दोनों चीज़ निश्चित हैं उसे हम ठोस कहते हैं। आपको तीनों की परिभाषा भी याद हो गई, कोई खास बात नहीं रही ना। चलिए अब देखते हैं हम इसका दूसरा अंतर क्या आ सकता है, रिक्त स्थान। देखिए इनमें रिक्त स्थान नहीं है, इनके एक अणु से दूसरे अणु के बीच में, एक कण से दूसरे कण के बीच में रिक्त स्थान बहुत कम होता है। ठीक है नहीं, इसीलिए ये इनके आकार निश्चित होते हैं, आयतन निश्चित होते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे क्रम से व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, भागते नहीं है। अब इनका क्या होता है, इनके कण दूर दूर हैं तो ठोस की अपेक्षा रिक्त स्थान कुछ अधिक होता है। देखो भाई यहाँ तो रिक्त स्थान है नहीं, लेकिन यहाँ रिक्त स्थान थोड़ा सा, यहाँ से लेके यहाँ तक जगह है नहीं है, तो ये रिक्त स्थान इनके बीच में है। जबकि गैस में अधिकांश रिक्त स्थान होता है, खाली जगह बहुत होती है, दूर दूर होते हैं इनके कण, बहुत अणु जो है वो दूर दूर होते हैं। समझ में आ गई होगी बात आपके। अब आते हैं हम नंबर 2 पे, बहने का गुण। देखो पानी बहता है, क्या ईंट बहती है? ये बहते नहीं है। चाहे देखो पत्थर हम रख दें वहाँ पर, वो चल के नहीं जाएगा, फ्लो नहीं होगा। ठीक है, बह करके वहाँ नहीं पहुँचेगा। लेकिन 1 गिलास पानी यदि हम डाल देते हैं यहाँ, तो धीरे 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 कहाँ वहाँ पहुँचेगा। फर्श पे डाल दिया मान लो 1 गिलास पानी हमने, तो वो ना रुकेगा यहाँ पर, वो तो आगे बढ़ करके चला जाएगा। तो ये बहते हैं। ठीक है, देखो नदी बहती है नहीं बहती है, जबकि वहाँ पर जो बांध बना हुआ है, जिस पहाड़ से निकले, तो पहाड़ तो ठोस है भाई, तो पहाड़ तो नहीं बह रहा, जबकि नदी बहती चली जा रही है, पानी बह रहा है। तो इनका मतलब है कि ये बहने का गुण रखते हैं। कौन? द्रव।
आप जानते हैं, बहुत बढ़िया ढंग से जानते हैं। और ज़्यादातर देखें द्रव कहाँ बहते हैं, नीचे की तरफ बहते हैं, ज़्यादातर ऊपर से नीचे की तरफ ही आते हैं। पानी ऊपर से बारिश होती है नीचे आती है, फर्श में ढाल होगा तो ढाल ऊपर से नीचे की तरफ, तो ये बहते ज़्यादा है। समझ में आ गई नहीं आई? कौन? द्रव। और भाई गैस तो प्रत्येक दिशा में बहती है, गैस जैसी खुलती है सब तरफ फैल जाती है, सब तरफ फैल जाती है, तो बहुत तेज बहने का गुण होता है। बहुत सामान्य से गुण मैंने लिखे हैं, आपको हमेशा याद ही हो जाएंगे, मैं ये विश्वास करता हूँ आपसे। नंबर 3, अंतराअणुक बल अर्थात आकर्षण बल। अंतराअणुक बल देखो आप जानते हो, इससे पहले भी हमने पढ़ा था कि ठोस के जो अणु हैं, कण हैं, बहुत पास पास में हैं। इसका मतलब है कि वो बहुत कस के पकड़े हुए हैं एक दूसरे को, इसलिए इनके बीच में जो आकर्षण बल है वो बहुत ज़्यादा है। समझ गए? इनके कणों के बीच आकर्षण बल अथवा अंतराअणुक बल सबसे अधिक होता है। भाई एक अणु से और दूसरे अणु के बीच में जो लगता है आकर्षण बल, वो यहाँ बहुत तेज लगा हुआ है। समझ गए? यहाँ बहुत तेज लग रहा है ये, इसलिए यहाँ पर जगह कैसी है, बहुत कम है, और इनके बीच में जो स्थान है कम होने की वजह से क्या है, आपस में आकर्षण बल बहुत तेज लगा हुआ है। ठीक है, सबसे अधिक आकर्षण बल किस में होता है? ठोस में होता है। अब आता है ठोस की अपेक्षा कम होता है भी आकर्षण बल द्रव में। होता तो है क्योंकि इनके अणु जो हैं वो थोड़े थोड़े दूर व्यवस्थित, इसलिए तो बहते हैं, और इसलिए अंतराअणुक आकर्षण बल जो है वो कैसा होता है? कम होता है। लेकिन अंतराअणुक बल सबसे कम कहाँ होता है? गैस में, दूर दूर होते हैं, तो आकर्षण बल कहाँ होता है? अट्रैक्टिव बल कहाँ होता है? बहुत कम होता है, इसलिए तो भागते हैं इधर उधर। ये समझ में आ गई होगी बात। ये पॉइंट, ये मैं तीसरा पॉइंट आपका कंप्लीट हो गया है। अब आता है गतिज ऊर्जा। देखो ठोस के कणों की गतिज ऊर्जा सबसे कम होती है। भाई ठोस है, ठोस के कण जो है वो एक दूसरे से बंधे हुए हैं, और उनकी आकृति कैसी है? निश्चित है, आयतन निश्चित है, जहाँ हैं वहीं रहेंगे, वो आगे इधर उधर नहीं जाते। अगर गति करते तो फिर ईंट भाग करके दूसरी जगह चली जाती, ऐसा संभव नहीं है। उनकी आकृति निश्चित है, आकार उनका निश्चित है। क्लियर? समझ में आ गई होगी बात। ये गतिज ऊर्जा, ये गति करते हैं, ठोस गति नहीं करते हैं, ऐसा समझ लो। ठीक है, द्रव की अपेक्षा गतिज ऊर्जा अधिक होती है। किसमें? सॉरी, ठोस की अपेक्षा द्रव में गतिज ऊर्जा अधिक होती है। द्रव में तो द्रव गति कर जाता है। एक गिलास पानी डाल दें, बाल्टी डाल दें, देखो नदी का पानी बहता है, पंप सेट का पानी बहता है, तो ये गति करता है। समझ में आ गई? गति ये करते हैं। कौन? द्रव गति करते हैं, ठोस से ज़्यादा गति करते हैं, अपेक्षा गति ऊर्जा अधिक होती है इनमें। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, बता रहा हूँ। ठोस, द्रव, गैस को गतिज ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में लिखें, तो ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, आप इसको कंप्लीट कर लें। लिख दिया जाएगा गैस, फिर लिख दिया जाएगा ठोस, फिर लिख दिया जाएगा द्रव, तो आप क्रम से लिखो कि बढ़ते हुए क्रम में लिखो। तो सबसे कम ठोस में गतिज ऊर्जा होती है, उससे अधिक द्रव में होती है, और सबसे ज़्यादा गैस में होती है। आप देखते नहीं सिलेंडर की गैस जरा सी खोलें और बहुत तेज उड़ने लगती है, तो गैस में गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है, बहुत ज़्यादा होती है। क्लियर? समझ में आ गई होगी बात। कोई बात यदि समझ में नहीं आती है तो क्वेश्चन मुझे लिख सकते हैं। अगला आता है घनत्व, डेंसिटी क्या है इसकी। ठोस का घनत्व सबसे अधिक होता है। देखिए ये घनत्व वाली बात शायद आपको कुछ नहीं लग रही होगी, तो मैं बता देता हूँ घनत्व क्या है। देखिए प्रति एकांक आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। प्रति एकांक आयतन, तो एकांक आयतन देखो दिखाई देगा क्या आपको? देखो एक डिब्बा है जिसकी लंबाई, एक डिब्बा है हमारे पास जिसकी लंबाई है 1 सेमी या 1 मीटर। ये डिब्बा हमने मान लिया पूरा चौकोर, और उसकी ऊंचाई भी 1 है, ये ठीक है। एक ही ऊंचाई, एक ही चौड़ाई, और एक ही क्या है? लंबाई चौड़ाई सब एक एक है, ऐसे करके मान के चलते हैं। यहाँ जगह थोड़ी कम पड़ रही है, यहीं आएगा, ये सब एक एक है ये, ठीक है। ये मान के चलते हैं हम, एक एक है ये बॉक्स हो गया हमारे पास। एक ये है, चौड़ाई भी एक है, ऊंचाई भी इसकी एक है। तो अगर इसमें हम पानी भरें और यदि इसमें मैं लोहे का बुरादा डाल दूं, तो उसमें वजन ज़्यादा होगा, द्रव्यमान ज़्यादा होगा, या पानी में ज़्यादा द्रव्यमान होगा, या गैस में द्रव्यमान ज़्यादा होगा। तो जो ये जगह ले रहा है, ये डिब्बे में लोहे का बुरादा डाल दिया, अगर लोहे का ये घन हो मान लिया, ठीक है, जिसकी लंबाई 1 सेमी है, ये 1 सेमी, ऊंचाई 1 सेमी हो, चौड़ाई 1 सेमी हो,
तो इसके अंदर लोहे हो तो उसका जो द्रव्यमान होगा बहुत अधिक होगा। अगर इसमें हम इस डिब्बे में, इस बॉक्स में पानी भरें तो उसका द्रव्यमान कम होगा ना, ठोस से उसका द्रव्यमान कम होगा। तो इसका मतलब जो द्रव्यमान है जिसका ज़्यादा है उसका घनत्व भी ज़्यादा होगा। तो ठोस का घनत्व, या लोहा भर दिया मैंने तो, या कांच भर दिया, या पत्थर भर दिया, तो उसका घनत्व, अगर मान लिया हमने चौकोर कोई इसी टाइप का घनाकार हमने पत्थर काट लिया जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 1-1 मीटर या 1-1 सेंटीमीटर है, तो एकांक कहना चाहिए, ठीक है। तो वो घन हो गया तो उसका वजन बहुत होगा ना, द्रव्यमान बहुत होगा, तो उसका घनत्व भी ज़्यादा होगा। अगर हम वहीं पानी की बात करें, कोई बॉक्स इस तरह का मिला जिसमें पानी भर जाए तो उसका द्रव्यमान कम होगा। और हम यदि इसमें गैस भरें तो फिर उसका वजन अर्थात उसका द्रव्यमान कम होगा, ठीक है। समझ में आ गई नहीं आई? तो उसका घनत्व सबसे कम होगा, द्रव का थोड़ा सा ज़्यादा होगा और सबसे ज़्यादा ठोस का होगा। तो अब आपके समझ में आ गई होगी बात। तो चलें, ठोस का घनत्व सबसे अधिक होता है, कारण आप समझ ही गए कि जब हमारा द्रव्यमान अधिक है, मतलब इकाई द्रव्यमान इसका अधिक है, इकाई आयतन के जो द्रव्यमान है वो अधिक है, तो फिर घनत्व ज़्यादा है। अब ठोस से घनत्व कम होता है, इसका द्रव का घनत्व कम होता है। उसी तरह से गैस का घनत्व बहुत कम होता है भाई, इसमें गैस कितनी आएगी और उसका द्रव्यमान होगा कितना, बहुत कम होगा, इसलिए इसका घनत्व बहुत कम होता है। क्लियर, समझ में आ गई होगी बात ये। अगला, हाँ इसको देखें, संपीड़ितता। ठोस की संपीड़ितता नगण्य होती है। ठोस, तो ठोस की संपीड़ितता का अर्थ क्या है, देखो जैसे ये पत्थर है तो पत्थर को मैं दबाना चाहूँ तो ये दब रहा है, नगण्य, नगण्य का मतलब ना के बराबर, दब नहीं पा रहा है, ठीक है, दब नहीं पा रहा है, ठीक है, हम इसको दबा नहीं पा रहे हैं। संपीड़ित का मतलब कंप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको कंप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। जिस तरह से हमने, देखिए ये स्पंज है तो स्पंज को मैं दबा दूं, देखो स्पंज ये दब गई नहीं स्पंज, लेकिन है तो ठोस ही है भी, इसके अंदर तो वायु भरी हुई है, इसलिए हमने इसको दबा, वायु निकल गई, ठीक है, तो कंप्रेस तो ये हो रही है। ऐसा मान लीजिए ना, रुई को भी मैं बता दूँ आपको, रुई, जैसे हम रुई है, ये हमारे पास रुई है, तो रुई को हम आराम से इस तरह से दबा देंगे, कंप्रेस कर देंगे, ठीक है, लेकिन इसके अंदर तो हवा भरी हुई है तो हवा वो निकल जाती है तो ठोस ही है भी। तो मेरा कहने का अर्थ है कि दबने से है, कंप्रेस से मतलब, तो इसकी संपीड़ितता भी लगभग नगण्य होती है, किसकी, द्रव की। भाई जैसे डॉक्टर लोग सिरिंज जो होती है, इंजेक्शन जो होता है इस तरह से, इंजेक्शन, ये इंजेक्शन में लिक्विड भरते हैं ना, ये इंजेक्शन भरते हैं और ये होती है इसकी एक पिस्टन होती है, ठीक है, ये, और इसको दबाते हैं तो सिरिंज से ये सुई से क्या निकलती है, ये दवा निकल जाती है। जब निकलती है, क्योंकि लिक्विड वो दबता नहीं है, अगर दबता तो फिर दबता ही चला जाता है यहाँ पर, लेकिन दबता नहीं है वो, बल्कि इधर से वो निकलता हुआ चला जाता, आगे की तरफ वो निकलता हुआ चला जाता है, ठीक है। लेकिन जितनी गैस होती है, गैस आगे दबती चली जाती है। तो गैस की जो संपीड़ितता, गैस को तो हम बहुत ज़्यादा दबा सकते हैं। आप देख रहे हो कि बड़े बड़े जो 14 किलो के सिलेंडर या 20 किलो के, 21 किलो के, 19 किलो के सिलेंडर जो होते हैं, उनकी गैस को हम दबा करके छोटे वाले सिलेंडर में ही भर देते हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि उनका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। अगर यहाँ पत्थर होता, ऐसा हम सोचें कि इस जगह भाई लाओ, वो रख दें हम, क्या चौक के टुकड़े डाल दें इसके अंदर, ये चौक के टुकड़े डाल दिए और इसको हम चलाएं, दबाएं, तो चौक के टुकड़े दब जाएंगे क्या, ये संभव नहीं है, इसमें ये संपीड़न नहीं होता है, हम दबाएं। लेकिन लिक्विड को भी हम दबता नहीं है, लेकिन आगे ये बढ़ जाएगा, उसको रास्ता मिल जाएगा, लेकिन ये तो इसके अंदर से जा नहीं सकता भाई, ठोस है, ठीक है। तो ये इसकी संपीड़ितता भी लगभग नगण्य होती है। संपीड़ितता का मतलब समझ गए होंगे कि इसको कंप्रेस किया जा सकता है, किसको, गैस को बहुत ज़्यादा कम, गैस संपीड़ितता सबसे अधिक गैस की होती है, गैस को बहुत ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है, मतलब उसका टेम्परेचर कम करके और अधिक दबाव दे करके उसको लिक्विड अवस्था में ले आते हैं सिलेंडर में। लिक्विड अवस्था, भाई सिलेंडर जो होता है, ये वाला हमारा सिलेंडर होता है, इस सिलेंडर में क्या करते हैं, गैस क्या हिला कर देखते हैं तो वो लिक्विड अवस्था में आ जाती है गैस, तो उसको ज़्यादा संपीड़ित किया जाता है। समझ में आपके आ गया होगा। ये ठोस द्रव गैस की तुलना हमने आज कर ली है। इसके बाद कुछ और क्वेश्चन होंगे जो पाठ के अंतर्गत या जिसको हम इंटेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं वो हम करेंगे, और कोई टॉपिक बचता है वो आगे करते रहेंगे, चिंता ना करिए, मेरे साथ रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।